मौजूद हूं और बड़ी खबर यही जिला अदालत से जो मिल रही है वो आपको बता दें। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा अपडेट ये है कि आरोपी आफ्ताब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। जो पुलिस रिमांड थी उसे बढ़ाया गया है और कोर्ट की तरफ से आफ्ताब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। ये भी आपको बताऊं कि पुलिस की तरफ से 10 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी। 10 दिन की रिमांड की मांग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई थी, लेकिन जिला अदालत ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी आफ्ताब की दी है। ये भी आपको बताऊं कि जिला अदालत के अंदर वर्चुअली पेशी हुई है। वर्चुअली आफ्ताब को पेश किया गया था। एक और बड़ी खबर मिल रही है, नार्को टेस्ट की इजाजत मिली। एक और बड़ी खबर, आफ्ताब का अब नार्को टेस्ट होगा। जिला अदालत ने नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। ये सबसे बड़ी खबर। 2 अहम जानकारी आपको मैं दे रही हूँ श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। पहली ये कि आफ्ताब की पुलिस रिमांड 5 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है आफ्ताब को। हालांकि 10 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी। इसके अलावा नार्को टेस्ट की मंजूरी भी मिल गई है। मेरे सहयोगी आनंद जुड़े, उनका मैं रुख करती हूँ। आनंद, क्या कुछ हुआ अंदर कोर्ट के? जी देखिए, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 5 दिन की पुलिस रिमांड भी मिल गई है और नार्को टेस्ट की इजाजत भी पुलिस को मिल गई है। नार्को टेस्ट की इजाजत एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एक लंबी प्रक्रिया होगी। उस प्रक्रिया के बाद सीधे जो दिल्ली का अम्बेडकर अस्पताल है वहाँ पे नार्को टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन अभी उसके पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट अगर सफल हो जाता है तभी नार्को टेस्ट हो पाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर कुछ हलचल बढ़ी है और हम सीधे आपको वो हलचल दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉयर्स आए हैं जो अभी अंदर से निकल के आए हैं और वो कुछ यहाँ पर बोल रहे हैं। बोलिए। इसको वीसी में पेश किया गया है। माइक डाउन। 5 डेज का पुलिस रिमांड हुआ है। नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन अलाउ कर दी गई है। सर, क्या आर्गुमेंट था? आर्गुमेंट क्या था पुलिस का? इसका व्हाट वाज द आर्गुमेंट गिवन बाय द देखिए, चूंकि वीसी पे था, फिजिकली नहीं था। और फिजिकली हम लोग अंदर नहीं थे उस टाइम पे। तो जब भी पुलिस रिमांड लिया जाता है, देखो पुलिस रिमांड तभी होता है जब पुलिस कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करती है कि हमें कुछ एविडेंस कलेक्ट करना है जो अक्यूज्ड के नॉलेज में है। और वो तो बिना कंसेंट के उसमें होता नहीं है। So he understands the consequences of the narco test, which is why he's consenting. देखिए, सेक्शन 90 इंडियन पिनल कोड का उसमें साफ लिखा हुआ है कि कंसेंट तभी मानी जाएगी जब जो व्यक्ति जिस चीज के लिए कंसेंट दे रहा है उसको नॉलेज है उसका, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जानता है। आरोपी को कोई डीएलएस मिला था सर? आरोपी की तरफ से कोई वकील हाँ, कुछ ऐसा बताया गया है कि शायद उत्तराखंड और हिमाचल में जहाँ गर्लफ्रेंड को लेके गया होगा। यस, ऐसा है। देखिए, ऐसा है, अक्यूज को जब भी पेश किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका, लीगल एड का। अगर उसने कोई लॉयर एंगेज किया है तो ही विल रिप्रेजेंट हिम। अगर वो नहीं है तो फिर हमारे यहाँ डीएलएसए का होता है, जज साहब पूछते हैं कि आपने कोई लॉयर एंगेज किया है। अगर वो कहे कि किया है तो वो रिप्रेजेंट करेंगे, वो नहीं है तो फिर लीगल एड के लॉयर परिवार सदस्य आपसे आपका भी नहीं, हमें नहीं पता। What is the value evidentially of narco analysis test if you talk about the legal? देखो, जो टेस्ट है उसकी वैल्यू तभी मानी जाएगी जब ये कोरोबोरेटेड बाय सम इंडिपेंडेंट एविडेंसेस, like some recovery made through that. हाँ, रिलेटेड टू दैट। So the police, अगर वो कोरोबोरेशन नहीं होता है, मियरली वही रह जाता है, तो solely on that basis a person cannot be convicted. the police also said that's what this is. देखिए, वो डिपेंड करता है पुलिस वाले जहाँ भी वो अपना अरेंजमेंट करेंगे प्रोसिक्यूशन। The police had spoken about it being a डेफिनेटली जहाँ जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया होगा, घूम के आया होगा, विनोद से बाहर रहता था वहाँ लेके जाएंगे। ये बताइए, the police said that this is a religiously sensitive case, that they were afraid that he could be attacked inside court. इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कोर्ट के अंदर बिल्कुल अटैक नहीं हो सकता। कोई दिन डिसाइड हुआ है? बिल्कुल आनंद, देखिए वकील जो है वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए
अब नार्को टेस्ट किया जाएगा, पहले पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद नार्को टेस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आरोपी आफ्ताब है उसको पता है कि नार्को टेस्ट क्या होता है, उसकी सहमति से नार्को टेस्ट किया जाएगा। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, लेकिन देखिए अगले 5 दिन के पुलिस रिमांड तो दे दी गई। 5 दिन के पुलिस रिमांड में पहले से जो आफ्ताब थे उस वक्त भी कोई ऐसे सबूत नहीं मिल पाए थे और इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदुस्तान में कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े हत्याकांड में जो है आरोपियों को जमानत मिल जाती है क्योंकि सबूत नहीं हो पाते। जी देखिए, पुलिस के लिए इस पूरे मामले में सबूत इकट्ठा करना सबसे बड़ी चुनौती है और जो जानकारी मिल रही है कि इन 5 दिनों में पुलिस 2 राज्यों में आफ्ताब को लेकर जा सकती है, जहां पर कि वो श्रद्धा के साथ रुका था, उन होटल्स का विजिट करेगी, वहां पर उसके साथ मौका मुआयना कराया जाएगा। ये एक एसओपीज होती है, कोई भी क्रिमिनल केस में पुलिस को चार्जशीट करने से पहले तो वो तमाम एसओपीज को फॉलो किया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने एफएसएल की डायरेक्टर से बात की थी और उन्होंने भी एक बड़ी जानकारी हमें दी थी कि नार्को टेस्ट से पहले एक पॉलीग्राफ टेस्ट होता है और वो पॉलीग्राफ टेस्ट अगर सफल हो जाएगा तभी नार्को टेस्ट होगा। क्योंकि देखिए नार्को टेस्ट कोई आसान टेस्ट नहीं होता, इसमें जो आरोपी होता है उसका मेडिकल एग्जामिन किया जाता है, उसके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, उस जो खास तरह का इंजेक्शन लगाया जाता है बेहोश करने के लिए, जिसके बाद नार्को टेस्ट होता है। उसका कोई साइड इफेक्ट तो आरोपी को नहीं पड़ेगा, उसकी जान को खतरा तो नहीं है। जब ये तमाम चीज सुनिश्चित हो जाएंगी उसके बाद कोर्ट को ये तमाम चीज बताई जाएंगी और उसके बाद कोर्ट की निगरानी के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम बाकायदा वीडियोग्राफी करके इस टेस्ट को कंडक्ट करेगी। 1 घंटे में ये टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होता है, लेकिन अभी बहुत जल्दी ये टेस्ट नहीं हो पाएगा। बहुत सारे अभी इसमें लीगल पहलू हैं और बहुत सारी अभी मेडिकल एग्जामिनेशन है जो पुलिस को कराना बाकी होगा और उसके लिए उन्हें एफएसएल और सीबीआई की सीएफएसएल के बड़े अधिकारियों से बात करना होगा, तमाम प्रोसीजर को समझना होगा और उसके बाद नार्को टेस्ट की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो पाएगी। लेकिन हम बार बार आपको बता दें कि नार्को टेस्ट पूरे तरीके से कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है या सबूत के तौर पे नहीं माना जाता है। केवल ये जांच में पुलिस को सहयोग कर सकता है। जिस तरह से आरुषि हत्याकांड के अंदर जो आरोपी कृष्ण था उसका नार्को टेस्ट कराया गया था, लेकिन इससे पुलिस को एक लीड मिल सकती है कि आरोपी बार बार झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है और कोर्ट में जब अगली सुनवाई होगी तो वहां पर पुलिस ये नार्को टेस्ट की दलीलें जो हैं वो कोर्ट के सामने रख सकती है और कोर्ट को बता सकती है कि नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने ये सच बोला है और ये झूठ बोला है और इसलिए उसकी फर्दर रिमांड चाहिए। लेकिन अगले 5 दिन दिल्ली पुलिस के लिए बहुत अहम जरूर है, पर परेशानी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की भी बड़ी हुई है। देखिए 18 मई को मर्डर होता है और आज 17 नवंबर, 6 महीने का वक्त बीत चुका है, 180 दिन कुल बीत चुके हैं और ऐसे में बड़ा समय था आफ्ताब के बाद कि वो इत्मीनान के साथ जितने सबूत हैं उन्हें मिटाए, पड़ोसियों तक को किसी तरह की भनक नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात इसके बीच में यह है कि घर में प्रेमिका का शव होते हुए आफ्ताब अलग अलग डेटिंग ऐप के ऊपर एक्टिव था, उसका दिमाग एक्टिव था, वो बाकायदा नई गर्लफ्रेंड्स बना रहा था, उन्हें डेट कर रहा था। ये सबसे ज्यादा हैरानी की बात है और इन सब के बीच बड़ी बात यह भी कि अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल भी आफ्ताब ने कई मर्तबा किया, एक नहीं कई सिम कार्ड का इस्तेमाल। ये रिपोर्ट आप देखिए और शातिर दिमाग को आफ्ताब के समझिए। उसके टारगेट पर रहती थी खूबसूरत लड़कियां। वो डेटिंग ऐप से करता था लड़कियों का शिकार। पहचान बदलने के लिए वो बदलता था अपना सिम कार्ड। आफ्ताब की आशिकी का माइंड गेम। महज 12वीं पास आफ्ताब का दिमाग कुछ ऐसा चलता था कि एक शातिर क्रिमिनल भी हैरान रह जाए। हत्या के गुनाह को छिपाने के लिए उसने ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल किया कि अब जांच में जुटी पुलिस भी हैरान परेशान है। श्रद्धा के मर्डर के बाद उसकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि उसे अब तक पुलिस पूरी तरह क्रैक नहीं कर पाई है। दिल्ली पुलिस के सामने बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि इस केस की कहानी की खुली किताब उसके सामने है, लेकिन उस कहानी के तमाम किरदार और सबूतों की उसकी तलाश अब तक पूरी नहीं हो पाई है। और अब इसीलिए दिल्ली के सबसे खौफनाक मर्डर केस को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा यानी क्राइम ब्रांच को सौंपने की बात हो रही है, क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। सबूतों के नाम पर दिल्ली पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है। यहां तक कि आफ्ताब के घर से श्रद्धा का एक बाल भी पुलिस ने बरामद नहीं किया है। श्रद्धा मर्डर केस में फिलहाल जांच को लेकर चुनौतियां क्या है, पहले वो समझिए। हत्या की थ्योरी जो सामने आई वो आफ्ताब ने बताई। मर्डर का हथियार अब तक बरामद नहीं हुआ।
शव के 35 टुकड़े किए गए, लेकिन संदेह के आधार पर सिर्फ 13 बरामद हुए। फॉरेंसिक जांच में भी उन मानव अवशेष की पुष्टि होना बाकी है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने का वक्त लग सकता है। आफताब ने फ्रिज में शव रखा था, लेकिन फ्रिज में खून के धब्बे नहीं मिले। श्रद्धा के खून से सने कपड़े भी अब तक नहीं मिले। श्रद्धा का फोन कहां है, यह भी अब तक पता नहीं चला। शव के सर का भी अब तक कुछ पता नहीं। आफताब के नार्को टेस्ट के लिए भी कोर्ट से इजाजत बाकी है। पुलिस को आफताब के दिल्ली वाले फ्लैट से ये वैक्यूम क्लीनर मिला है। घर के बाहर आप ये जितना भी कूड़ा देख सकते हैं, ये अंदर का ही निकला हुआ कूड़ा है। सबसे पहले ये एक वैक्यूम क्लीनर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वैक्यूम क्लीनर जो इस घर के अंदर से बरामद हुआ है, उसका बॉक्स बाहर रखा हुआ है। इस वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल वो साफ सफाई के अलावा भी क्या श्रद्धा की बॉडी से जो बॉडी को जब चॉप किया उसके बाद क्या किसी तरीके से सबूत मिटाने के लिए उसका इस्तेमाल में लाया गया। शक है कि इसी वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल आफताब ने फर्श पर बिखरे खून को साफ करने के लिए किया था। हालांकि इसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद ही होगी। इस मामले में फॉरेंसिक जांच के अलावा आफताब की कुंडली खंगालना भी दिल्ली पुलिस के लिए एक बेहद ही बड़ी चुनौती है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि आफताब श्रद्धा के अलावा भी कई लड़कियों से डेटिंग ऐप के जरिए मुलाकात कर रहा था। जांच में पता लगा है कि आफताब हर बार डेटिंग ऐप पर नया अकाउंट बनाता था। इसके लिए हर बार वो नए सिम का इस्तेमाल करता था। फ्रेंडशिप के जरिए लड़कियों से दोस्ती कर उन्हें कमरे पर बुलाता था। पुलिस ने डेटिंग ऐप की 2 कंपनियों से इस बारे में जानकारी मांगी है। मतलब कहने को तो आफताब की साजिश की कहानी शीशे की तरह साफ है, लेकिन साजिश के सबूतों को जब तक पुलिस जुटा नहीं लेती, आफताब को उसके गुनाहों की सजा तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। तो डेटिंग ऐप के जरिए नई लड़कियों से बात किया करता था आफताब। 5 दिन के पुलिस रिमांड मिल गई, लेकिन एक बड़ी खबर इसी बीच बता दे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड लेकर जाएगी दिल्ली पुलिस आफताब को। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वो जगह जहां पर श्रद्धा को लेकर खुद आफताब गया था, उन होटल्स में जाएगी जहां पर वो रुके हुए थे, उन जगहों पर जाएगी जहां पर उन्होंने खाना पीना खाया था, उन तमाम जगहों की तहकीकात की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रद्धा को लेकर आफताब गया था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर जाएगी। आनंद तिवारी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए। आनंद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड लेकर जाएगी आफताब को इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल अनुपमा, पुलिस ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट को यह भी बताया है कि आफताब को मुंबई, गुरुग्राम, उत्तराखंड और हिमाचल लेके जाना है, क्योंकि इन तमाम जगहों पे लगातार जो आरोपी है उसकी मूवमेंट रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में वो श्रद्धा के साथ गया था। मुंबई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है अनुपमा, क्योंकि मुंबई में बसई में ही श्रद्धा का भी घर है और आफताब का घर है। तो वहां से ही इस कत्ल की कहानी की जो शुरुआत है उसकी सिरे जोड़ने की पुलिस कोशिश करेगी, क्योंकि मुंबई सबसे महत्वपूर्ण वो जगह, क्योंकि दोनों शख्स वहीं के रहने वाले थे और उनकी दोस्ती जो है वो मुंबई से शुरू हुई थी। पुलिस के पास क्राइम सीन है, यानी कि जो लास्ट क्राइम सीन है वो घर जहां से उसे गिरफ्तार किया गया था उसे सीज कर दिया गया है। वहां से पुलिस ने कई तरह की जो चीजें वो बरामद की है। तो अब ये 5 दिन पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेंगे, क्योंकि 5 दिन के बाद इसी साकेत कोर्ट में जब फिर से आफताब की पेशी होगी बिल्कुल तो आनंद, और चुनौती पुलिस के सामने एक बड़ी ये भी है कि आरोपी ये कह रहा है कि हाँ मैंने खून किया, हाँ मैंने कत्ल किया, उसका कबूलनामा पुलिस के बाद है। बावजूद इसके अभी सबूत इकट्ठा करने बाकी है, क्योंकि आरोपी को अगर सजा दिलानी है तो फिर कोर्ट ये कहता है कि सबूत का है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस इस वक्त कतरा इकट्ठा करके हर संभव सबूत की तलाश करने में इस वक्त लगी हुई है। और खुद ये आफताब ने दिल्ली पुलिस को बताया था कि उसने महरौली के जंगलों में जो शव के टुकड़े थे, जो बोटी उसने की थी श्रद्धा की, उन टुकड़ों को उसने महरौली के जंगलों में फेंका है। और यही वजह है कि बाकायदा आफताब को लेकर के दिल्ली पुलिस जंगलों में गई और वहां खंगाला गया कि अगर कोई एक भी हड्डी का टुकड़ा मिल जाए, कोई एक भी सबूत मिल जाए, तो फिर उसके बाद जो जांच है उसमें और ज्यादा आसानी होगी, आफताब को मुजरिम घोषित करने में आसानी होगी। और अभी भी दिल्ली पुलिस यही काम कर रही है।
आफताब ने भले ही श्रद्धा के कत्ल का एक बाले जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन कानून के तराजू में सबूत तौले जाते हैं। वही सबूत जुटाना दिल्ली पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती बन चुका है। आफताब के खिलाफ पुलिस के पास बहुत अहम ठोस सबूत अभी तक नहीं है, जिससे आफताब को इस मामले में दोषी ठहराया जा सके, श्रद्धा की हत्या की सही वजह का पता लगाया जा सके। श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस किसी भी एक एंगल से बनकर नहीं रहना चाहती, इसलिए उन सभी पहलुओं को टटोल रही है दिल्ली पुलिस जिनसे श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया जा सके, और इसीलिए साइकोलॉजिस्ट की भी मदद इस पूरे मामले में ली जा रही है। आपको बताते हैं कि आफताब को सजा दिलाने के लिए पुलिस को अभी किन किन ठोस सबूतों की दरकार है। दिल्ली पुलिस की सर्च तो तेजी से चल रही है, लेकिन अभी उसे वारदात में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला है। श्रद्धा का मोबाइल फोन अब तक बरामद नहीं हुआ है। वारदात के वक्त पहने गए कपड़े बरामद करने बाकी हैं। ये वो बुनियादी सबूत हैं जो मर्डर के केस में आरोपी को फांसी के तख्ते तक ले जाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके अलावा भी पुलिस के सामने चुनौतियां कम नहीं है। पुलिस को अभी तक सभी बॉडी पार्ट, खासकर श्रद्धा का सिर बरामद नहीं हुआ है। अभी तक वारदात में शामिल चाकू या आरी बरामद नहीं हुई है। हत्याकांड के वक्त पहने गए आफताब और श्रद्धा के कपड़े बरामद नहीं हुए हैं, जिन्हें आफताब ने कूड़े की गाड़ी में फेंकने का दावा किया है। श्रद्धा का मोबाइल फोन भी पुलिस को बरामद करना है, जो हत्याकांड के राज खोल सकता है। डीएनए जांच के लिए पिता का ब्लड सैंपल ले लिया गया है। अब पुलिस महरौली के जंगल से मिले हड्डियों से डीएनए का मिलान करेगी। पुलिस फोन के डेटा को रिकवर कर जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस ने डेटिंग ऐप कंपनी से भी रिपोर्ट मांगी है। श्रद्धा का कत्ल 6 महीने पहले किया गया था और एक एक कर आफताब सबूतों को मिटाता गया, इसलिए पूरी जांच मोटे तौर पर फॉरेंसिक और साइंटिफिक रिपोर्ट पर ही टिकी है। इसी वजह से इस केस में शुरुआती सबूत काफी अहम होंगे, क्योंकि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। कोई ऐसा गवाह भी नहीं है जिसने आफताब को श्रद्धा के शव के टुकड़े ले जाते और ठिकाने लगाते देखा हो। वैसे पुलिस को अभी श्रद्धा के दोस्तों के बयान भी लेने हैं, जो इस केस में काफी अहम साबित हो सकते हैं। और दिल्ली के सनसनीखेज मर्डर केस में नंबर 3 का कोड भी सामने आया है। महाराष्ट्र के वसई से लेकर दिल्ली के फ्लैट तक किस तरह से ये कोड यहाँ पर जुड़ रहा है, कैसे, अब वो आपको यहाँ पर तफसील से बताते हैं। बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से अब कोड 3 सामने आ चुका है। मर्डर का कोड 3, जी हाँ, वसई में जो पिता का फ्लैट है, उस फ्लैट का नंबर जो है 301 है। आप देखिए, व्हाइट हाउस जो वसई के हिल्स में फ्लैट था, उसका जो नंबर है वो 201 है, और 2+1 को अगर आप एड ऑन करोगे तो 3 नंबर आएगा। इसके साथ ही दिल्ली का जो फ्लैट है वो 93D है, यानी कि 9 और 3 को आप प्लस करोगे तो 12 होगा, और 2 और 1 को प्लस करोगे तो 3 आएगा। तो 3 फ्लैट जिनके नंबर सीधे तौर पर 3 से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब ये एक नई थ्योरी इस पूरे हत्याकांड को लेकर निकलकर सामने आ रही है, कोड 3। तो मास्टर प्लान क्या था ये तो आपने समझ लिया, लेकिन श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर सबूतों को कैसे मिटाया जाए, क्योंकि कानून के हाथ लंबे और सबूत जो है वो बहुत ज्यादा थे। लेकिन एक एक करके उसने कोशिश ये की कि सभी सबूतों को जो है वो मिटाया जा सके। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर सबूत क्या थे और उसने किस तरीके से आसानी से मिटाया। दिन के 24 घंटे, चारों पहर, हर मिनट इस शातिर के दिमाग में इतनी कहानियां चल रही थीं कि पुलिस भी हैरान है, क्योंकि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब का दिमाग कहानियां बुन रहा था और उन कहानियों को आधार देने के लिए साजिश की नई नई थ्योरी गढ़ रहा था। और आफताब ये सब कुछ कर रहा था श्रद्धा की मौत का सच छिपाने के लिए, और इसमें वो पूरे 6 महीने तक कामयाब भी रहा, क्योंकि श्रद्धा की मौत के बाद उसकी मौत की खबर पूरे 6 महीने तक ना तो उसके घर वालों को लगी और ना ही श्रद्धा को जानने वाले दोस्तों को। आरोपी आफताब के बदलते बयानों में से एक बयान ये भी है। आफताब ने कहा कि झगड़े के आवेश में आके उसने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की हत्या कर दी। अगर हम इसे सच भी मान लें तो आफताब ने गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसे जरा सा भी अफसोस नहीं था, बल्कि इस हत्याकांड के बाद वो सबूतों को मिटाने के लिए साजिशें रचने लगा। श्रद्धा की मौत के बाद एक वक्त पर ही आफताब कितनी प्लानिंग कर रहा था, अब वो समझिए।
श्रद्धा के शव को काटने के लिए उसने बाजार से आरी खरीदी। शव को खराब होने से बचाने के लिए उसने फ्रिज खरीदा। उसने शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए डंपिंग एरिया भी तलाशा। खून से सने श्रद्धा के कपड़े को उसने एमसीडी की कूड़ा गाड़ी में फेंकने का आइडिया भी निकाला। घर में बिखरे खून को साफ करने के लिए एसिड के इस्तेमाल का आइडिया भी लगाया। यही नहीं, वो श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी अपडेट कर रहा था। श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल भी चुका रहा था ताकि किसी को शक ना हो। मर्डर के बाद उसने कुछ दिनों के लिए गुड़गांव के कॉल सेंटर में नौकरी भी की। मतलब प्लान फुल प्रूफ था। कहीं से भी साजिश लीक होने की आशंका नहीं थी और इसीलिए आफताब महाराष्ट्र पुलिस की पूछताछ में दो बार चकमा भी दे चुका था। लेकिन दिल्ली पुलिस की पूछताछ में उसकी दाल नहीं गली। क्रॉस सवालों के जवाब में वो हर बार फंसता गया। दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान आफताब के बदलते जवाबों से पुलिस का शक और गहरा हो गया, क्योंकि जब शुरुआती जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने आफताब से क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू किया तो आफताब सच छिपाने के लिए तरह तरह की दलीलें देने लगा और पुलिस को गुमराह करने लगा। इसी बात से पुलिस का शक और गहरा होता चला गया। वैसे आफताब ने साजिश की जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो किसी क्राइम वेब सीरीज की पटकथा से कम नहीं थी, जिसमें सिर्फ 2 किरदार थे, एक श्रद्धा और दूसरा खुद आफताब। लेकिन इस कहानी में स्क्रिप्ट के बाहर से जब किरदारों की एंट्री हुई तो आफताब का डायरेक्शन उसके हाथ से निकल गया और वो पहुंच गया सीधे सलाखों के पीछे, जहां अब उसके गुनाहों का एक एक हिसाब कानून की किताब में लिखा जा रहा है। और देखिए, आप जबकि श्रद्धा मर्डर केस की जो जांच है वो धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि पहले मर्डर की प्लानिंग करके श्रद्धा का मर्डर आफताब ने किया या मर्डर करने के बाद आगे की प्लानिंग की गई। अच्छा, इस सवाल के पीछे की बड़ी वजह यह भी है क्योंकि वो खौफनाक घर जिसमें श्रद्धा का मर्डर आफताब ने किया था, जब फॉरेंसिक टीम घर के अंदर घुसी, जांच पड़ताल उसने आगे बढ़ाई तो उसे कुछ खास मिला नहीं, हाथ नहीं लगा टीम के कुछ। देखिए रिपोर्ट। शातिर दिमाग में खौफनाक प्लान, मर्डर के बाद सबूत किए साफ। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धा मर्डर केस बन चुकी है, जिसमें आरोपी उनकी गिरफ्त में है। आरोपी का कबूलनामा है, लेकिन उसने जिस वारदात को अंजाम दिया उसे साबित करने के लिए सबूतों की कमी है। पुलिस के मुताबिक अब तक आफताब ने अपने बयान में माना कि उसने ही श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की थी। श्रद्धा और आफताब लंबे वक्त से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जिसके बाद श्रद्धा चाहती थी कि इस रिश्ते को मुकम्मल नाम दिया जाए। इसके लिए आफताब से कई बार उसने शादी की बात की, लेकिन हर बार आफताब शादी की इस बात को टाल जाया करता था। आफताब ने कबूल किया कि वो रोज रोज शादी की बात से परेशान हो उठा और फिर उसने एक खौफनाक साजिश रच दी। पुलिस पूछताछ में यह बात तो साफ हो चुकी है कि आफताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया और फिर उसके शव के 35 टुकड़े 18 पॉलिथीन में पैक कर दिए। लेकिन आफताब इतना शातिर था कि उसने जिस बिस्तर पर गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की, वहां पर उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। और इसकी वजह बताई जा रही है, आफताब ने जिस एक खास केमिकल का इस्तेमाल किया था, वो केमिकल, यही केमिकल अब जांच टीम के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि जहां जहां भी अपने जुर्म के निशान आफताब ने छोड़े थे, वहां वहां उसने खास किस्म के केमिकल का इस्तेमाल किया था, जिससे सारे सबूत मिटते चले गए। बिस्तर के साथ साथ पुलिस ने उस फ्रिज को भी अपने कब्जे में लेकर जांच की, जिसमें श्रद्धा का शव रखने की बात आफताब ने कबूल की थी। दावा किया जा रहा है कि उस फ्रिज में भी आफताब ने केमिकल का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद पुलिस ने घर के कोने कोने को खंगाला था और आफताब के जुर्म से जुड़े एक एक सबूत को इकट्ठा करने के लिए बेंजीन टेस्ट कराया था। बेंजीन टेस्ट फोरेंसिक टीम का एक विशेष तरह का टेस्ट होता है, जिसे क्राइम सीन पर, वारदात वाली जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इस टेस्ट में हर उस क्राइम सीन पर एक केमिकल को छिड़का जाता है और अगर उस जगह का रंग लाल हो जाता है तो मतलब वहां पर खून था। लेकिन फोरेंसिक टीम ने आफताब के घर जब इस बेंजीन टेस्ट को अंजाम दिया तो उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा। दिल्ली पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर ये बेंजीन टेस्ट किया था।
पूरे घर में केमिकल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फॉरेंसिक टीम भी हैरान रह गई क्योंकि श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए गए थे और उसके बाद श्रद्धा का शव फ्रिज के अंदर रखा गया था। इतनी खौफनाक वारदात के बाद भी पूरे घर में कहीं भी खून के धब्बे नहीं मिले थे। यही नहीं, सिर्फ किचन में लोअर शेल्फ में खून के धब्बे मिले हैं, जिसके सैंपल फॉरेंसिक टीम ने ले लिए हैं। लेकिन आफताब कितना शातिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। न सिर्फ उसने इस वारदात को अंजाम दिया, बल्कि बड़े ही शातिराना ढंग से एक एक सबूत को मिटाता चला गया। तो श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा हुआ एक एक पहलू, एक एक रहस्य लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच एफएसएल की डायरेक्टर दीपा वर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है, पुलिस को जिस तरीके का भी सहयोग चाहिए होगा हमारी तरफ से दिया जाएगा। सुनाते हैं आपको दीपा वर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। हमारी लेबोरेटरी इस तरह की केसेस में हमारा डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता है। देखिए, जो हमारी टीम वहाँ पर जाकर विजिट करती है, जितने भी एविडेंसेस वर्क होते हैं उसको कलेक्ट करने में वो इन्वेस्टिगेशन की हेल्प करती है। देखिए, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का एग्जिबिट भेजा जाता है एग्जामिनेशन का। जनरली जो बोन सैंपल भेजे जाते हैं उसमें डीएनए एक्सट्रैक्शन में थोड़ा समय अधिक लगता है, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि उसमें डीएनए की क्वांटिटी कितनी है, बोन मटेरियल है वो किस तरह का है। लेकिन हमेशा जो टेस्ट ये लिया जाता है, नार्को सबसे पहले नहीं किया जाता, उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करना होता है, क्योंकि नार्को इज द लास्ट टेस्ट। क्योंकि हमारे लिए तो हर केस स्पेशल है और हर केस इम्पोर्टेंट केस है, तो न्याय मिलना तो सभी के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें ये कहना कि किसी एक केस में हम विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे, ये उचित नहीं होगा। हम हर केस को उतने ही इम्पोर्टेंस के एग्जामिन करते हैं, ताकि जो किसी भी केस में जो ट्रुथ हो दैट कैन बी रिवील्ड। और अगर कोई विशेष रूप से संवेदनशील केस है तो निर्भर करता है कि आवश्यकता होती है तो टीम भी बनाई जाती है। तो ये तभी निर्भर करता है जब एग्जामिनेशन के लिए टेकअप किया जाता है कि टीम स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, क्या एक्सपर्टीज चाहिए कि एंड वी मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट, क्या रिक्वेस्ट है, कैसे सर्कमस्टेंसेस है, क्या सब्जेक्ट है, क्या रिक्वायरमेंट है। और हर केस को प्रमुखता भी दी जाती है और उसके प्रति संवेदनशीलता भी रहती है। और कोई भी केस चैलेंजिंग है तो स्वाभाविक तौर से सबके लिए चैलेंजिंग है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, फॉरेंसिक के लिए भी, और फिर कॉरोबोरेट करने के लिए भी, एविडेंसेस कॉरोबोरेशन में भी। तो हर केस तो पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाली इस हत्याकांड को लेकर जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्राइम ब्रांच की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन अब इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए 6 किरदारों के बारे में आपको बताते हैं, जिसको लेकर जांच लगातार बढ़ती हुई। तो 6 किरदार जिसका जिक्र इस वक्त मेरी सहयोगी रितिका कर रही हैं, वो हमारे सामने है। पहला किरदार आफताब, वो आरोपी जो कि सीधे सीधे श्रद्धा के कत्ल का आरोपी है, जांच के दायरे में मुख्य आरोपी के तौर पर। देखिए, जुलाई तक श्रद्धा जिंदा थी। किरदार नंबर 2 का जिक्र करें तो ये श्रद्धा का दोस्त बताया जा रहा है, जिसका नाम लक्ष्मण है। किरदार नंबर 3 को जान लेना भी जरूरी है, क्योंकि ये किरदार आफताब के फ्लैट पर आई थी, यानी कि एक रहस्यमय लड़की जिसका अभी सामने आना बाकी है। तो ये तीन अहम किरदार है, लेकिन चौथे किरदार की अगर बात की जाए तो डॉक्टर अनिल कुमार सिंह है, जिसने इलाज की पुष्टि कर दी है कि आफताब का इलाज उसने किया था। इसके साथ ही 5वां किरदार जो सामने आया है वो वसई में पड़ोसी सामने आया है, जिसने अपने बयान से इस बात की पुष्टि कर दी है कि आफताब को आखिरी बार उसने देखा था। इसके साथ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार जो है नंबर 6 विकास वॉकर, जो कि श्रद्धा के पिता हैं, जिन्होंने ये दावा किया है कि लव जिहाद का ये पूरा का पूरा मामला लगता है। कई बार उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बेटी नहीं मानी और उसके बाद ये पूरा का पूरा हत्याकांड अब निकलकर सामने आया। और
और रूस की सेना को बड़ा जोरदार झटका लगा है। रूस के वोलोदिवोस्तोक नेवल स्कूल में सेना के कर्नल का शव मिला है। रूस की सेना में रहे कर्नल वादिम बायको पुतिन के सैन्य लामबंदी कैंपेन में शामिल थे। आपको बता दें कि पुतिन ने जब से रिजर्व फोर्स तैयार करने का फैसला किया है, तब से अब तक 100 से ज्यादा सेना के अधिकारी लोगों के निशाने पर रहे हैं। रूस की सेना में मचा कोहराम। रूस की सेना में शुरू हुई बगावत। रूस की सेना के कमांडर को किसने मारा? यूक्रेन में रूस की सेना पस्त हुई तो पुतिन टेंशन में आ गए। यूक्रेन में रूस की सेना को टारगेट किया जाने लगा तो पुतिन को गुस्सा आने लगा। बैकफुट पर आए पुतिन ने इसके बाद बड़ा फैसला ले लिया। रूस में सैन्य लामबंदी का फैसला लिया गया। 3 लाख नए रिजर्व फोर्स तैयार करने का ऐलान किया गया। इसके तहत रूस में आम नागरिकों के बीच से रूस की सेना में लोगों की भर्ती की जाने लगी। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि युद्ध के मोर्चे पर रूस को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। रिजर्व फोर्स में शामिल किए गए सैनिकों को यूक्रेन में मारे गए सैनिकों और घायलों की जगह भेजा जा सके। इसके तहत रूस में भर्ती किए गए सैनिकों को सख्त ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। लेकिन पुतिन का यह फैसला रूस की सेना पर भारी पड़ने लगा। रूस में इसका विरोध शुरू हुआ, ऐसा विरोध जिसका अंजाम खून से सना हुआ था। आपके टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। यह तस्वीर है रूस की सेना के कर्नल की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनके शरीर पर कई गोलियों के निशान मिले। रूस की सेना के कर्नल वादिम बायको की हत्या का दावा सामने आया है। बताया गया कि यह कर्नल पुतिन की सैन्य लामबंदी अभियान में शामिल थे। अभी रूस के व्लादिवोस्तोक नेवल स्कूल में तैनात थे। रूस की सेना में शामिल नए सैनिकों को ट्रेनिंग भी देते थे। कर्नल जब अपने ऑफिस में घुसे तो कई गोलियों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद उनका शव बरामद हुआ। हालांकि शुरुआती जांच में दावा किया जा रहा है कि कर्नल ने खुदकुशी की, लेकिन जिस तरह से रूस में पुतिन के सैन्य लामबंदी अभियान का विरोध हो रहा है, हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि पुतिन के सैन्य लामबंदी अभियान के बाद रूस में लोग गुस्से में आ गए। लोगों ने आरोप लगाया कि आम नागरिकों को जबरन जंग की आग में झोंका जा रहा है। लेकिन रूस में किसी कर्नल की हत्या का ये पहला दावा सामने नहीं आया है। पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले के बाद से अब तक 100 से ज्यादा रूस के अधिकारी आम लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। यूक्रेन पर रूस का हमला वाकई बहुत बड़ा है। यूक्रेन के कई शहरों का बुनियादी ढांचा इस हमले की वजह से तबाह हो गया है और यही वजह है कि यूक्रेन की सेना ने भी आर पार करने की ठान ली है। खबर यह है कि निप्रो नदी के बाएं किनारे पर रूस को खदेड़ने के लिए यूक्रेन की सेना ने जबरदस्त हमला किया है। इस हमले में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। तो देखिए किस तरह से महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ा दावा यहां पर किया गया। निप्रो नदी के किनारे यूक्रेन का जोरदार खौफनाक हमला सामने आया। रूस के हमले पर यूक्रेन का पलटवार। निप्रो नदी के किनारे यूक्रेन पर बड़ा हमला। रूस के कई सैनिकों की मौत का दावा।
यूक्रेन में चल रही युद्ध की ये घड़ी अब और भयानक रूप ले चुकी है। दावा किया जा रहा है कि वार पलटवार का ये दौर अब इस कदर खतरनाक रूप ले चुका है कि चुन चुन कर सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। अब खबर आ रही है कि किनबर्न स्पिट के नजदीक निप्रो नदी के बाएं किनारे पर यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान 50 फायर मिशन को अंजाम दिया गया, जिसमें रूस के 17 सैनिकों के मार गिराने का दावा किया गया। इस दौरान 15 बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह किया गया। इतना ही नहीं, 2 आर्टिलरी और ऑर्लेन 10 नाम के यूएवी को भी यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस की तरफ से यूक्रेन पर प्रचंड हमले शुरू कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन तो ये भी दावा कर रहा है कि रूस की ऐसी ही मिसाइल हमलों में पोलैंड को भी टारगेट किया गया है। लेकिन इस बीच अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से की गई शुरुआती जांच में पता चला है कि पोलैंड पर गिरी मिसाइल यूक्रेन की भी हो सकती है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दुनिया को यही मैसेज दिया गया है कि अब पुतिन के निशाने पर वो देश भी आ चुके हैं जो संकट की इस घड़ी में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में जो बाइडेन प्रशासन को बड़ा झटका लगा। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी को पीछे करते हुए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बहुमत हासिल कर लिया, जिसके बाद अब जो बाइडेन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका में मध्यावधि चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब ये तस्वीर। अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने जीत हासिल की। रिपब्लिकन पार्टी ने प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत हासिल कर लिया। चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को 218 सीटें मिली, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने 208 सीटें हासिल की। रिपब्लिकन पार्टी की इस जीत को बाइडेन के लिए झटका माना जा सकता है। हालांकि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट में बहुमत बरकरार रखा, लेकिन अगले 2 साल सरकार चलाने में बाइडेन प्रशासन को मुश्किलें आ सकती हैं। 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दावेदार हो सकते हैं। जाहिर है, मध्यावधि चुनाव में मिली जीत उनके अभियान में मददगार साबित हो सकती है। प्राइम वीडियो ला रहा है एक अनोखा क्रिकेटिंग अनुभव। 18 से 30 नवंबर तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़ा मुकाबला होगा। दोनों देशों के बीच 3 T20 और 3 ODI खेला जाएगा। हर मैच के पल पल के विश्लेषण के लिए होंगे रवि शास्त्री, हर्षा भोगले, जहीर खान, अंजुम चोपड़ा, गुंडप्पा विश्वनाथ, इसके साथ ही वेंकटपति राजू और कई बड़े नाम। खास बात यह है कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह खास कवरेज आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी में भी मिलेगी, तो जरूर देखिए भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज सिर्फ अमेज़न प्राइम पर। वैसे तो मैं अपने कीवी हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन 2019 में जब न्यूजीलैंड इंडिया से जीत गया और वो उछलने लगा तो उसे सोफे पे सोना पड़ा, फिर पिछले साल गाड़ी में, और फिर Who cares? आपको क्या लगता है आने वाले इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड में कुछ बदलेगा क्या? आ रहा है इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड 18 नवंबर से सिर्फ प्राइम वीडियो पर। देखिए इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड 18 नवंबर से लाइव एंड एक्सक्लूसिव सिर्फ प्राइम वीडियो पर। ज्ञान वापी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। कैंपस में पूजा करने वाली याचिका पर सुनवाई को हुई तैयार। मुस्लिम पक्ष की खारिज, 2 दिसंबर को अगली सुनवाई। कोर्ट ने कहा